Please like and subscribe my channel Josna Classes. हेलो स्टूडेंट्स, आज मैं आपको ब्याज का अगला सिद्धांत पढ़ाऊंगी। ठीक है। और अगला सिद्धांत क्या है? ऋण योग कोष सिद्धांत या ब्याज का नव परंपरावादी सिद्धांत, इसको ये कहते हैं। ठीक है। इस सिद्धांत के प्रतिपादक स्विस अर्थशास्त्रियों जैसे वैक्सेल, ओहलेन, मेर्डल तथा रॉबर्टसन है। ठीक है। प्रोफेसर पीटरसन के शब्दों में देखो, हम देख लेंगे उन्होंने क्या कहा था। ऋण योग सिद्धांत के अनुसार ब्याज वह कीमत है, ठीक है, जो ऋण योग कोष की मांग तथा पूर्ति को क्या करती है? संतुलित करती है। मतलब जितनी उसकी मांग होगी उतनी उसकी पूर्ति कर दे। ठीक है। सिद्धांत के अनुसार देखो क्या है अगला, ब्याज की दर ऋण योग कोष की मांग तथा पूर्ति के द्वारा निर्धारित होती है। ठीक है। यह सिद्धांत ब्याज की दर को निर्धारित करते समय मौद्रिक तत्वों जैसे मुद्रा का संचय, मुद्रा का असंचय तथा बैंक की साख के साथ साथ वास्तविक तत्व, कौन कौन से वास्तविक तत्व, जैसे प्रतीक्षा, उत्पादकता, बचत आदि को भी ध्यान में रखती है। ठीक है। अतएव यह सिद्धांत ब्याज की दर के निर्धारण में मौद्रिक तथा वास्तविक दोनों प्रकार के तत्वों को ध्यान में रखता था। ठीक है। ये उसका बेस हो गया कि ये सिद्धांत क्या है। अब हम पढ़ते हैं कि ऋण योग कोष की मांग, ठीक है, ये 3 क्षेत्रों द्वारा की जाती है। पहले हम ये क्षेत्र देख लेते हैं। पहला क्षेत्र है इसका क्या है? विनियोग। ठीक है। विनियोग के लिए मांग ऋण कोष की मांग का एक महत्वपूर्ण तत्व है। ठीक है। व्यावसायिक फर्में विनियोग के लिए ऋण कोष की मांग करती है। इस सिद्धांत के अनुसार विनियोग की मात्रा ब्याज की दर के साथ क्या होती है? बदलती रहती है। ब्याज की दर कम होने पर विनियोग के लिए ऋण योग कोषों की मांग अधिक होगी। इसके विपरीत ब्याज की दर अधिक होने पर इसकी मांग कम हो जाएगी। ठीक है। अब हम देखते हैं अगला इसका जो है दूसरा क्षेत्र क्या है? उपभोग। और इसका तीसरा क्षेत्र है संचय। उपभोग आपको पता है, उपभोक्ताओं द्वारा ऋण योग कोषों की मांग उपभोग की टिकाऊ वस्तुओं जैसे कार, स्कूटर, टीवी आदि खरीदने के लिए की जाती है। टिकाऊ वस्तु का मतलब एक बार पैसा डालो और आजीवन या मतलब आधा जीवन 10-20 साल तक हम उसको यूज करते हैं। ठीक है। ये होती है टिकाऊ वस्तुएं। तो विशेष रूप से जब उपभोक्ता अपनी वर्तमान आय से अधिक मात्रा में व्यय करने का निश्चय करता है तो उसके द्वारा उधार कोषों की मांग की जाने लगती है। ठीक है। अब आपको पता है कि टीवी लेने के लिए ज़्यादा पैसा चाहिए, स्कूटर लेने के लिए ज़्यादा पैसा चाहिए, टीवी लेने के लिए, कार लेने के लिए ज़्यादा पैसा चाहिए। तो इसके लिए क्या करता है वो, अपना जो उसके पास है पैसा तो उससे बढ़कर उधार लेके अपनी चीज़ खरीद लेता है। ठीक है। अपना क्या है? संचय। ठीक है। ऋण योग कोषों की मांग उन व्यक्तियों द्वारा भी की जाती है जो मुद्रा नगद के रूप में संचय करना चाहते हैं। ठीक है। यदि ब्याज की दर कम होगी तो संचय के लिए मुद्रा की मांग अधिक होगी। इसके विपरीत ब्याज की दर अधिक होने पर संचय की मांग कम हो जाएगी। ठीक है। ये 3 क्षेत्र थे जो ऋण योग कोष की क्या कहते हैं? मांग को इनके द्वारा की जाती है। तो अतः हम ऋण कोष की मांग को हम एक सूत्र के द्वारा लिख सकते हैं, विनियोग, आई इन्वेस्टमेंट, ठीक है, प्लस उपभोग यानी सी कंज्यूमशन। ठीक है। और नंबर 3 संचय यानी हार्डिंग। ठीक है। ये 3 चीजें हो गई हमारी, जिन इसी पे हमारा पूरा ये सिद्धांत बेस्ड है। ठीक है। इनको आप याद कर लीजिएगा कि विनियोग को आई से करते हैं, उपभोग को सी से और संचय को एच से। ठीक है। उपयोग सभी उद्देश्यों में हमने देखा कि मुद्रा की मांग तथा ब्याज की दर में विपरीत संबंध है। तीनों मांगों को जोड़कर उधार देय कोष की मांग की जा सकती है। ठीक है। उधार देय कोषों की मांग वक्र भी नीचे की ओर गिरता हुआ अर्थात ऋणात्मक ढाल वाला होगा। ठीक है। क्योंकि उधार देय कोषों की मांग और ब्याज की दर में क्या होता है? विपरीत संबंध होता है। ठीक है। अब देखिए ऋण योग कोषों की पूर्ति, ठीक है, कैसे होती है? उधार देय कोषों की पूर्ति निम्न स्रोतों से की जाती है। ये स्रोत है जिनसे इनकी पूर्ति हो जाती है। बचते उधार देय कोषों की पूर्ति में सबसे महत्वपूर्ण स्रोत है। ठीक है। आय और उपभोग का अंतर बचत कहलाता है। ठीक है। जो आय होती है और हम जितना, जैसे हमारी आय 15,000 है और हम 10,000 खर्च करते हैं तो 5,000 हमारा क्या है? बचत है। ठीक है। इन दोनों का अंतर, आय हमारी 10,000 थी, उपभोग हमने किया, आय हमारी 15,000 थी, उपभोग हमने 10,000 किया, तो इन दोनों का जो अंतर है, जैसे 15 में से 10 घटाएंगे तो वो क्या कहलाएगा? बचत। वो हमारी बचत लास्ट में बचती। ठीक है। ब्याज की दर ब्याज बचत की मात्रा में सीधा संबंध होता है। ठीक है। ब्याज की दर बचत की मात्रा में सीधा संबंध होता है, अर्थात ऊंची ब्याज दर पर अधिक बचत और नीची ब्याज दर पर कम बचत की जाती है। यही कारण है कि बचत का पूर्ति वक्र क्या होता है? धनात्मक ढाल वाला होता है, अर्थात
बाएं से दाएं ऊपर उठता हुआ होता है। ठीक है, इसमें मैं खाली आपको अभी ये बताऊंगी कि किस ढाल की बात हो रही है। ठीक है, तो इस वाले चित्र में हम ये एस देख लीजिए। ठीक है, बाएं से दाएं ऊपर की ओर उठ रहा है, बस आप इसको देखिए एस को, ये वक्र है। ठीक है, ये ऊपर को जा रहा है। ठीक, अगला क्या है, बैंक साख। बैंक साख में देखिए बैंक क्रेडिट ऋण कोष योग, ऋण कोष की पूर्ति एक दूसरा साधन बैंक के द्वारा साख निर्मित बैंक द्वारा निर्मित साख है। ठीक है, ब्याज की एक न्यूनतम दर से बैंक साख सापेक्ष होती है। इसका अभिप्राय यह हुआ कि ब्याज की ऊंची दर पर बैंक अधिक रुपया उधार देता है, इसके विपरीत ब्याज के निचली दर पर बैंक कम रुपया उधार देता है। ठीक है, अब आप देख लीजिए, इसमें डायग्राम में मैं आपको बता देती हूँ, इसमें BM। ठीक है, ये देखिए ऊपर को बढ़ता हुआ प्रतीत हो रहा है। ठीक है, इसके बाद इसका तीसरा पॉइंट है अपसंग्रह, चौथा पॉइंट है अविनियोग। ठीक है, ऋण कोष, ऋण योग्य कोष का चौथा साधन अविनियोग है। अविनियोग से अभिप्राय है कि मशीनों के घिसने पर उसके प्रतिस्थापन नहीं किया जाए। इस प्रकार एक फर्म के द्वारा जो रकम प्रतिवर्ष घिसावट में डालने के लिए सुरक्षित रखी जाती है, मतलब कहने का मतलब कि प्रतिवर्ष जो कोष रखा जाएगा, एक तरीके से एक फर्म के उपयोग के लिए जो कोष इकट्ठा हो रहा है, ठीक है, उसको घिसावट कहेंगे, तो सुरक्षित रख दिया जाता है, उसे ब्याज के रूप में दे दिया जाता है। ठीक है, एक कहने का मतलब है कि ब्याज की दर बढ़ने से अविनियोग बढ़ता है। ठीक है, ये क्या होगा, अविनियोग बढ़ेगा, तथा ब्याज की दर कम होने से अविनियोग क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा। ठीक है, अतएव ऋण कोष की पूर्ति क्या होती है, देखिए ये होती है बचत प्लस बैंक साख प्लस अपसंचय प्लस अविनियोग। ठीक है, ये अपसंचय, इसके बारे में मैंने आपको शायद अभी नहीं बताया। ठीक है, अपसंग्रह, संग्रह होगा ये। ठीक है, अपसंग्रह क्या है, भूतकाल में संचित धन का जब लोग वर्तमान में अपसंचय अर्थात विनियोग करने लगते हैं, तो इससे भी उधार देय कोषों की पूर्ति क्या हो जाती है, बढ़ जाती है, और अपसंचय का वक्र भी ब्याज दर अर्थ के सापेक्ष ऊपर उठता हुआ प्रतीत होता है। ठीक है, ये देखिए कौन सा वक्र है हमारा, DH कहलाएगा ये। ठीक है, अब हम पढ़ लेते हैं ब्याज दर का निर्धारण। ठीक है, तो ब्याज दर का निर्धारण करने के लिए देखिए इसी डायग्राम का हम प्रयोग करेंगे, इसीलिए मैंने आपको इसके बारे में पहले ही बता दिया है कि ये एस ऊपर उठता हुआ प्रतीत हो रहा है, ये वक्र, ये BM है, ये DH है और ये DI। ठीक है, ब्याज दर का निर्धारण, इस सिद्धांत के अनुसार ब्याज दर का निर्धारण उस बिंदु पर होता है जहां उधार देय कोष की मांग एवं उधार देय कोष की पूर्ति एक दूसरे के बराबर हो जाती है। चित्र में SL उधार देय कोषों की कुल पूर्ति वक्र है। ठीक है, कौन सा वक्र, SL। ठीक है, जो S, BM, DS तथा DI के 36 वक्रों 36 जोड़ से प्राप्त हुआ है। ठीक है, किससे प्राप्त हुआ है, S, BM, DH तथा DI, इससे प्राप्त हुआ है। ठीक है, इसी प्रकार DL उधार देय कोषों की मांग कुल मांग वक्र है। ठीक है, ये वाला DL जो किससे प्राप्त हुआ है, देखो I, ये वाले I, H तथा C। ठीक है, इससे प्राप्त हुआ है, तो वक्रों के 36 योग से प्राप्त हुआ है। चूंकि SL तथा DL, SL की I, CH व H वक्रों के 36 योग से प्राप्त हुआ है। ठीक है, चूंकि SL तथा DL वक्र दोनों एक दूसरे को किस बिंदु पर काटते हैं, E। ठीक है, अतः संतुलित ब्याज की दर क्या है, OR और ME, ये इनकी क्या है, संतुलित ब्याज की दर है। ठीक है, तो कहने का मतलब है ये जो वक्र हैं जैसे CHI, इनसे ये DL बना है, और S, BM, DH, DI, इनसे ये बना है S। ठीक है, और दोनों यहाँ पर क्या कर रहे हैं, एक दूसरे को काट रहे हैं, तो यही क्या है, संतुलित ब्याज की दर है जो ब्याज दर देनी चाहिए। ठीक है, तो ब्याज दर का निर्धारण इसी सिद्धांत के अनुसार होता है। ठीक है, अब हम आगे पढ़ेंगे। आलोचना पढ़ेंगे हम। ठीक है, वास्तविक तथा मौद्रिक तत्वों का मिश्रण, इस सिद्धांत में क्या है, वास्तविक और मौद्रिक तत्वों का मिश्रण है।
न परंपरागत सिद्धांत में ब्याज की दर का निर्धारण वास्तविक शक्तियों जैसे बचत, प्रतीक्षा, समय, प्राथमिकता इत्यादि तथा मौद्रिक तत्व जैसे संचय, असंचय, बैंक मुद्रा इत्यादि द्वारा निर्धारित होता है। वास्तविक तत्व तथा मौद्रिक तत्व एक दूसरे से सर्वथा क्या होते हैं? भिन्न होते हैं, इसलिए इनका मिश्रण वैज्ञानिक दृष्टिकोण से ठीक नहीं है। ठीक है, आप समझ रहे हैं। अगला क्या है? पूर्ण रोजगार की अवास्तविक मान्यता। परंपरागत सिद्धांत की तरह न परंपरागत सिद्धांत भी पूर्ण रोजगार की अवास्तविक मान्यता पर आधारित है। ठीक है, लॉर्ड कीन्स के अनुसार संसार में कोई भी अर्थव्यवस्था पूर्ण रोजगार के स्तर पर कार्य नहीं करती। ठीक है, किसने कहा है? लॉर्ड कीन्स ने। ठीक है, उनमें अपूर्ण रोजगार की अव्यवस्था होती है, इसलिए यह सिद्धांत वास्तविक संसार में लागू नहीं होता है। ठीक है, अगला इसका आलोचना क्या है? राष्ट्रीय आय स्थिरता की अवास्तविक मान्यता। ठीक है, यह सिद्धांत ब्याज की दर और बचतों के बीच सीधा संबंध मानता है, अर्थात ऊंची ब्याज दर पर लोग अधिक बचत करते हैं, परंतु व्यवहार में इसमें उल्टा होता है। ठीक है, कहने का मतलब है कि जब ब्याज दर ऊंची होती है तो लोग कम विनियोग, कम रोजगार, कम आय, फलस्वरूप बचत भी क्या हो जाती है? अपने आप कम हो जाती है। ठीक है, सिद्धांत में इसका उल्टा कहा गया, तो ये भी आलोचना होगी। अनिर्धारणीय क्या होता है? देखो अगला, यह सिद्धांत ब्याज के प्रतिष्ठित सिद्धांत की भांति ब्याज दर को अनिर्धारणीय बना देता है। इसका कारण यह है कि इस सिद्धांत के अनुसार ब्याज दर जानने के लिए हमें बचतों की मात्रा का ज्ञान होना चाहिए, किंतु बचतों की मात्रा का ज्ञान होने के लिए ब्याज दर का पता होना जरूरी होता है। ठीक है, इस प्रकार यह सिद्धांत वृत्ताकार तर्क, सर्कुलर रीजनिंग देकर ब्याज को अनिर्धारणीय समीकरण बना देता है। कहने का मतलब है ये निर्धारणीय नहीं है। आई होप आपको ये समझ आया होगा। थैंक यू।